नमस्कार। स्वागत है आपका कथाकल्प में। राग दरबारी भाग 13। लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। तहसील का मुख्यालय होने के बावजूद शिवपालगंज इतना बड़ा गांव न था कि उसे टाउन एरिया होने का हक मिलता। शिवपालगंज में एक गांव सभा थी और गांव वाले उसे गांव सभा ही बनाए रखना चाहते थे ताकि उन्हें टाउन एरिया वाले दर से ज्यादा टैक्स न देना पड़े। इस गांव सभा के प्रधान रामाधीन भीकम खेड़वी के भाई थे, जिनकी सबसे बड़ी सुंदरता यह थी कि वे इतने साल प्रधान रह चुकने के बावजूद न तो पागल खाने गए थे न जेल खाने। गंजों में वे अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध थे और उसी कारण प्रधान बनने के पहले तक वे सर्वप्रिय थे। बाहर से अफसरों के आने पर गांव वाले उनको एक प्रकार से तश्तरी पर रखकर उनके सामने पेश करते थे और कभी-कभी कह भी देते थे कि साहब, शहर में जो लोग चुनकर जाते हैं उन्हें तो तुमने 1000 बार देखा होगा, अब एक बार यहाँ का भी माल देखते जाओ। गांव सभा के चुनाव जनवरी के महीने में होने थे और नवंबर लग चुका था। सवाल यह था कि इस बार किसको प्रधान बनाया जाए। पिछले चुनाव में वैद्य जी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि गांव सभा के काम को वे निहायत जलील काम मानते थे और वह एक तरह से जलील था भी, क्योंकि गांव सभाओं के अफसर बड़े टुटपुंजिया किस्म के अफसर थे। न उनके पास पुलिस का डंडा था, न तहसीलदार का रुतबा, और उनसे रोज रोज अपने काम का मुआयना कराने में आदमी की इज्जत गिर जाती थी। प्रधान को गांव सभा की जमीन जायदाद के लिए मुकदमे करने पड़ते थे और शहर के इजलास में वकीलों और हाकिमों का उनके साथ वैसा भी सलूक न था जो एक चोर का दूसरे चोर के साथ होता है। मुकदमेबाजी में दुनिया भर की दुश्मनी लेनी पड़ती थी और मुसीबत के वक्त पुलिस वाले सिर्फ मुस्कुरा देते थे और कभी-कभी उन्हें मोटे अक्षरों में प्रधान जी कहकर थाने के बाहर का भूगोल समझाने लगते थे। पर इधर कुछ दिनों से वैद्य जी की रुचि गांव सभा में भी दिखने लगी थी, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का एक भाषण किसी अखबार में पढ़ लिया था। उस भाषण में बताया गया था कि गांव का उद्धार स्कूल, सहकारी समिति और ग्राम पंचायत के आधार पर ही हो सकता है। और अचानक वैद्य जी को लगा था कि वे अभी तक गांव का उद्धार सिर्फ कोऑपरेटिव यूनियन और कॉलेज के सहारे करते आ रहे थे और उनके हाथ में गांव पंचायत तो है ही नहीं। आह, उन्होंने सोचा होगा, तभी तभी शिवपालगंज का ठीक से उद्धार नहीं हो रहा है। यही तो मैं कहूं कि क्या बात है। रुचि लेते ही कई बातें सामने आई। यह कि रामाधीन के भाई ने गांव सभा को चौपट कर दिया है। गांव की बंजर जमीन पर लोगों ने मनमाने कब्जे कर लिए हैं और निश्चय ही प्रधान ने रिश्वत ली है। गांव पंचायत के पास रुपया नहीं है और निश्चय ही प्रधान ने गबन किया है। गांव के भीतर बहुत गंदगी जमा हो गई है और प्रधान निश्चय ही सुअर का बच्चा है। थाने वालों ने प्रधान की शिकायत पर कई लोगों का चालान किया है, जिससे सिर्फ यही नतीजा निकलता है कि वह अब पुलिस का दलाल हो गया है। प्रधान को बंदूक का लाइसेंस मिल गया है, जो निश्चय ही डकैतियों के लिए उधार दी जाती हैं। और पिछले साल गांव में बजरंगी का कत्ल हुआ था, तो बूझो कि क्यों हुआ था। भंग पीने वालों में भंग पीसना एक कला है, कविता है, कार्रवाई है, कर्तव्य है, रस्म है। वैसे टके की पत्ती को चबाकर ऊपर से पानी पी लिया जाए तो अच्छा खासा नशा आ जाएगा, पर यह नशेबाजी सस्ती है। आदर्श यह है कि पत्ती के साथ बादाम, पिस्ता, गुलकंद, दूध, मलाई आदि का प्रयोग किया जाए। भंग को इतना पीसा जाए कि लोढ़ा और सिल चिपक कर एक हो जाएं। पीने के पहले शंकर भगवान की तारीफ में छंद सुनाए जाएं और पूरी कार्यवाही को व्यक्तिगत न बनाकर उसे सामूहिक रूप दिया जाए। सनीचर का काम वैद्य जी की बैठक में भंग के इसी सामाजिक पहलू को उभारना था। इस समय भी वह रोज की तरह भंग पीस रहा था। उसे किसी ने पुकारा, सनीचर। सनीचर ने फुफकार कर फन जैसा सिर ऊपर उठाया। वैद्य जी ने कहा, भंग का काम किसी और को दे दो और यहां अंदर आ जाओ। जैसे कोई उसे मिनिस्ट्री से इस्तीफा देने को कह रहा हो। वह भुनभुनाने लगा, किसे दे दें? कोई है भी इस काम को करने वाला?
आजकल के लौंडे क्या जाने इन बातों को, हल्दी मिर्च जैसा पीस कर रख देंगे। पर उसने किया यही कि सिल लोढ़े का चार्ज एक नौजवान को दे दिया, हाथ धोकर अपने अंडरवियर के पीछे पहुंच लिए और वैद्य जी के पास आकर खड़ा हो गया। तख्त पर वैद्य जी, रंगनाथ, बद्री पहलवान और प्रिंसिपल साहब बैठे थे। प्रिंसिपल एक कोने में खिसक कर बोले, बैठ जाइए सनीचर जी। इस बात ने सनीचर को चौकन्ना कर दिया। परिणाम यह हुआ कि उसने टूटे हुए दांत बाहर निकालकर छाती के बाल खुजलाने शुरू कर दिए। वह बेवकूफ सा दिखने लगा, क्योंकि वह जानता था कि चालाकी के हमले का मुकाबला किस तरह किया जाता है। बोला, है अरे प्रिंसिपल साहब, अब अपने बराबर बैठाल कर मुझे नर्क में न डालिए। बद्री पहलवान हंसे, बोले, साले गंजापन झाड़ते हो, प्रिंसिपल साहब के साथ बैठने से नरक में चले जाओगे। फिर आवाज बदल कर बोले, बैठ जाओ उधर। वैद्य जी ने शाश्वत सत्य कहने वाली शैली में कहा, इस तरह न बोलो बद्री, मंगलदास जी अब क्या होने जा रहे हैं इसका तुम्हें कुछ पता भी है? सनीचर ने बरसों बाद अपना सही नाम सुना था। वह बैठ गया और बड़प्पन के साथ बोला, अब पहलवान को ज्यादा जलील न कर महाराज, अभी इनकी उम्र ही क्या है, वक्त पर सब समझ जाएंगे। वैद्य जी ने कहा, तो प्रिंसिपल साहब कह डालिए जो कहना है। उन्होंने अवधि में कहना शुरू किया, कहे का कौनी बात है, आप लोग सब जानते ही। फिर उन्होंने अपने को खड़ी बोली की सूली पर चढ़ाकर कहा, गांव सभा का चुनाव हो रहा है, यहाँ का प्रधान बड़ा आदमी होता है, वह कॉलेज कमेटी का मेंबर भी होता है, एक तरह से मेरा भी अफसर। वैद्य जी ने अकस्मात कहा, सुनो मंगलदास, इस बार हम लोग गांव सभा का प्रधान तुम्हें बनाएंगे। सनीचर का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। उसने हाथ जोड़ दिए गात लोचन सलिल, किसी गुप्त रोग से पीड़ित उपेक्षित कार्यकर्ता के पास किसी मेडिकल एसोसिएशन का चेयरमैन बनने का परवाना आ जाए तो उसकी हालत क्या होगी, वही सनीचर की हुई। फिर अपने को काबू में करके उसने कहा, अरे नहीं महाराज, मुझ जैसे नालायक को आपने इस लायक समझा इतना बहुत है, पर मैं इस इज्जत के काबिल नहीं हूं। सनीचर को अचंभा हुआ कि अचानक वह कितनी बढ़िया उर्दू छांट गया है। पर बद्री पहलवान ने कहा, अबे अभी से मत बहक, ऐसी बातें तो लोग प्रधान बनने के बाद कहते हैं, इन्हें तब तक के लिए बांधे रख। इतनी देर बाद रंगनाथ बातचीत में बैठा। सनीचर का कंधा थपथपाकर उसने कहा, लायक नालायक की बात नहीं है सनीचर, हम मानते हैं कि तुम नालायक हो, पर उससे क्या, प्रधान तुम खुद थोड़े ही बन रहे हो, वह तो तुम्हें जनता बना रही है, जनता जो चाहेगी करेगी, तुम कौन हो बोलने वाले। पहलवान ने कहा, लौंडे तुम्हें दिन रात बेवकूफ बनाते रहते हैं, तब तुम क्या करते हो, यही ना कि चुपचाप बेवकूफ बन जाते हो। प्रिंसिपल साहब ने पढ़े लिखे आदमी की तरह समझाते हुए कहा, हाँ भाई, प्रजातंत्र है, इसमें तो सब जगह इसी तरह होता है। सनीचर को जोश दिलाते हुए बोले, शाबाश सनीचर, हो जाओ तैयार। यह कहकर उन्होंने चढ़जा बेटा सूली पर वाले अंदाज से सनीचर की ओर देखा। उसका सिर हिलना बंद हो गया था। प्रिंसिपल ने आखिरी धक्का दिया, प्रधान कोई गबड़ू घुसड़ू ही हो सकता है, भारी ओहदा है, पूरे गांव की जायदाद का मालिक, चाहे तो एक दिन में लाखों का वारा न्यारा कर दे, मुकामी हाकिम है, चाहे तो सारे गांव को 107 में चालान करके बंद कर दे। बड़े बड़े अफसर आकर उसके दरवाजे बैठते हैं, जिसकी चुगली खा दे उसका बैठना मुश्किल। कागज पर जरा सी मोहर मार दी और जब चाहा मनमाना तेल शक्कर निकाल लिया। गांव में उसके हुक्म के बिना कोई अपने घूरे पर कूड़ा तक नहीं डाल सकता। सब उससे सलाह लेकर चलते हैं, सबकी कुंजी उसके पास है, हर लावारिस का वही वारिस है, क्या समझे। रंगनाथ को ये बातें आदर्शवाद से कुछ गिरी हुई जान पड़ रही थी। उसने कहा, तुम तो मास्टर साहब प्रधान को पूरा डाकू बनाए दे रहे हो। हे 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 कहकर प्रिंसिपल ने ऐसा प्रकट किया जैसे वे जानबूझकर ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हों।
यह उनका ढंग था, जिसके द्वारा बेवकूफी करते करते वे अपने श्रोताओं को यह भी जता देते थे कि मैं अपनी बेवकूफी से परिचित हूं और इसीलिए बेवकूफ नहीं हूं। हे रंगनाथ बाबू, आपने भी क्या सोच लिया? मैं तो मौजूदा प्रधान की बातें बता रहा था। रंगनाथ ने प्रिंसिपल को गौर से देखा। यह आदमी अपनी बेवकूफी को भी अपने दुश्मन के ऊपर ठोंक कर उसे बदनाम कर रहा है। समझदारी के हथियार से तो अपने विरोधियों को सभी मारते हैं, पर यहाँ बेवकूफी के हथियार से विरोधी को उखाड़ा जा रहा है। थोड़ी देर के लिए खन्ना मास्टर और उनके साथियों के बारे में वह निराश हो गया। उसने समझ लिया कि प्रिंसिपल का मुकाबला करने के लिए कुछ और मंझे हुए खिलाड़ी की जरूरत है। सनीचर कह रहा था, पर बद्री भैया, इतने बड़े बड़े हाकिम प्रधान के दरवाजे पर आते हैं तो अपना तो कोई दरवाजा ही नहीं है। देख तो रहे हो, वह टूटा छप्पर। बद्री पहलवान हमेशा से सनीचर से अधिक बातें करने में अपनी तौहीन समझते थे। उन्हें संदेह हुआ कि आज मौका पाकर यह मुंह लगा जा रहा है, इसलिए वे उठकर खड़े हो गए। कमर से गिरती हुई लुंगी को चारों ओर से लपेटते हुए बोले, घबराओ नहीं, एक दिया सलाई तुम्हारे टूटे छप्पर में भी लगा देता हूं, यह चिंता अभी दूर हुई जाती है। कहकर वे घर के अंदर चले गए। यह मजाक था, ऐसा समझकर पहले प्रिंसिपल साहब हंसे, फिर सनीचर भी हंसा। रंगनाथ की समझ में आते आते बात दूसरी ओर चली गई थी। वैद्य जी ने कहा, क्यों, मेरा स्थान तो है ही, आनंद से यहाँ बैठे रहना, सभी अधिकारियों का यहीं से स्वागत करना। कुछ दिन बाद पक्का पंचायत घर बन जाएगा तो उसी में जाकर रहना, वहीं से गांव सभा की सेवा करना। सनीचर ने फिर विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े, सिर्फ यही कहा, अब मुझे क्या करना है? सारी दुनिया यही कहेगी कि आप लोगों के होते शिवपालगंज में एक निठल्ले को। प्रिंसिपल ने अपनी चिर परिचित है और अवधि का प्रयोग करते हुए कहा, फिर बहकने लगे आप सनीचर जी। हमारे इधर राजापुर की गांव सभा में वहां के बाबू साहब ने अपने हलवाहे को प्रधान बनाया है। कोई बड़ा आदमी इस धक्का पेल में खुद कहां पड़ता है? प्रिंसिपल साहब बिना किसी कुंठा के कहते रहे, और मैनेजर साहब, उसी हलवाहे ने सभापति बनकर रंग बांध दिया। किस्सा मशहूर है कि एक बार तहसील में जलसा हुआ, डिप्टी साहब आए थे, सभी प्रधान बैठे थे, उन्हें फर्श पर दरी बिछाकर बैठाया गया था। डिप्टी साहब कुर्सी पर बैठे थे। तभी हलवाहे राम ने कहा कि यह कहाँ का न्याय है कि हमें बुलाकर फर्श पर बैठाया जाए और डिप्टी साहब कुर्सी पर बैठे। डिप्टी साहब भी नए लौंडे थे, ऐंठ गए। फिर तो दोनों तरफ इज्जत का मामला पड़ गया। प्रधान लोग हलवाहे राम के साथ हो गए, इंकिलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे। डिप्टी साहब वहीं कुर्सी दबाए शांति शांति चिल्लाते रहे, पर कहाँ की शांति और कहाँ की शकुंतला। प्रधानों ने सभा में बैठने से इनकार कर दिया और राजापुर का हलवाहा तहसीली क्षेत्र का नेता बन बैठा। दूसरे ही दिन 3 पार्टियों ने अर्जी भेजी कि हमारे मेंबर बन जाओ, पर बाबू साहब ने मना कर दिया कि खबरदार, अभी कुछ नहीं, हम जब जिस पार्टी को बताएं उसी के मेंबर बन जाना। सनीचर के कानों में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उसकी कल्पना में एक नंग धड़ंग अंडरवियर धारी आदमी के पीछे 100-200 आदमी बाह उठा उठाकर चीख रहे थे। वैद्य जी बोले, यह अशिष्टता थी, मैं प्रधान होता तो उठकर चला आता, फिर 2 मास बाद अपनी गांव सभा में उत्सव करता, डिप्टी साहब को भी आमंत्रित करता, उन्हें फर्श पर बैठाल देता, उसके बाद स्वयं कुर्सी पर बैठकर व्याख्यान देते हुए कहता कि बंधुओं, मुझे कुर्सी पर बैठने में स्वाभाविक कष्ट है, पर अतिथि सत्कार का यह नियम डिप्टी साहब ने अमुक तिथि को हमें तहसील में बुलाकर सिखाया था, अतः उनकी शिक्षा के आधार पर मुझे इस असुविधा को स्वीकार करना पड़ रहा है। कहकर वैद्य जी आत्मसंतोष के साथ ठठाकर हंसे। रंगनाथ का समर्थन पाने के लिए बोले, क्यों बेटा, यही उचित होता कि नहीं? रंगनाथ ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे भी यह तरकीब लोमड़ी और सारस की कथा में समझाई गई थी। वैद्य जी ने सनीचर से कहा, तो ठीक है,
जाओ देखो, कहीं सचमुच ही तो उस मूर्ख ने भंग को हल्दी जैसा नहीं पीस दिया है। जाओ, तुम्हारा हाथ लगे बिना रंग नहीं आता। बद्री पहलवान मुस्कुराकर दरवाजे पर से बोला, जाओ साले, फिर वही भंग घोटो। कुछ देर सन्नाटा रहा। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, आज्ञा हो तो एक बात खन्ना मास्टर के बारे में कहूं। वैद्य जी ने भौहें मत्थे पर चढ़ा ली। आज्ञा मिल गई। प्रिंसिपल ने कहा, एक घटना घटी है। परसों शाम के वक्त गयादीन के आंगन में एक ढेला जैसा गिरा। गयादीन उस समय दिशा मैदान के लिए बाहर गया हुआ था। घर में उस ढेले को बेला की बुआ ने देखा और उठाया। वह एक मुड़ा हुआ लिफाफा था। बुआ ने बेला से उसे पढ़वा कर सुनना चाहा, पर बेला पढ़ नहीं पाई। रंगनाथ बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, अंग्रेजी में लिखा हुआ था क्या? अरे, अंग्रेजी में कोई क्या लिखेगा, था तो हिंदी में ही, पर कुंवारी लड़की उसे पढ़ती कैसे? वह एक प्रेम पत्र था। वैद्य जी चुपचाप सुन रहे थे। रंगनाथ की हिम्मत न पड़ी कि पूछे, पत्र किसने लिखा था? प्रिंसिपल बोले, पता नहीं किसने लिखा था। मुझे तो लगता है कि खन्ना मास्टर के ही गुटवालों की हरकत है। गुंडे हैं साले, गुंडे। पर खन्ना मास्टर आपके खिलाफ प्रचार कर रहा है। कहता है कि वह पत्र रूपन बाबू ने भेजा है। अब उसकी यह हिम्मत कि आपके वंश को कलंकित करे। वैद्य जी पर इसका कोई असर नहीं दिख पड़ा, सिवाय इसके कि वे 1 मिनट तक चुप बैठे रहे। फिर बोले, वह मेरे वंश को क्या खाकर कलंकित करेगा? कलंकित तो वह गयादीन के वंश को कर रहा है। कन्या तो उन्हीं की है। प्रिंसिपल साहब थोड़ी देर वैद्य जी का मुंह देखते रहे, पर उनका चेहरा बिल्कुल रिटायर हो चुका था। घबराहट में प्रिंसिपल साहब लुढ़क कर अवधि के फर्श पर आ गिरे। दूसरी ओर देखते हुए बोले, ला भैया सनीचर, जल्दी से ठंडाई फंडाई ले आओ। कॉलेज मां लेबर छूटे का समय ही रहा है। और इसी के साथ पूरा होता है भाग 13। होती है अगले भाग में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।